फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं कलकत्ता और मैं आ चुकी हूँ कलकत्ता में। और यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल के सामने मैं खड़ी हूँ। कलकत्ता में अब तक का सबसे खूबसूरत चीज़ अब तक का मुझे यही लगा है। पहले कहा जाता था कि ये जो मेमोरियल है विक्टोरिया के नाम से बनाया गया था, जो कि वहाँ की रानी थी, पर अब इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के म्यूज़ियम में पूरी तरह बदल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए और वीडियो में हम देखेंगे पूरा विक्टोरिया मेमोरियल, साथ में हम सुनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। गुलामी की दीवार पर कई हथौड़े पड़े, जिस पर गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिनके पिताजी जानकीनाथ बोस बैरिस्टर थे। उनकी पढ़ाई यूरोपियन स्कूल तक हुई, 10th क्लास तक कटक में। उसके बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। नेशनलिस्ट होने की वजह से उन्हें वहाँ पे 1916 में एक्सपेल कर दिया गया। समाज सुधारक तो वह थे ही, साथ में स्टूडेंट काउंसिल के हेड भी थे। भारतीय बच्चों पर दुर्व्यवहार होने पर ब्रिटिश अध्यापक द्वारा उन्होंने विरोध किया, जिससे उन्हें वहाँ से भी निष्कासित कर दिया गया, यानी कि एक्सपेल कर दिया गया। पिताजी द्वारा समझाने पर उन्होंने ICS की तैयारी की, जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम माना जाता है। 4 साल का प्रिपरेशन जो कि लंदन में करना था, उन्होंने 7 मंथ में ही कंप्लीट कर दिया। 4th रैंक से उन्होंने वो एग्ज़ाम को क्लियर किया। पर देश सेवा के कारण 1921 में उन्होंने ICS की नौकरी को छोड़ दिया और वे वापस भारत लौटे। उन्हें देखने के लिए हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ी। 1928 में जब कांग्रेस मजबूत आंदोलन बन गया था, गांधी, नेहरू के साथ उनके मतभेद थे, परंतु मनभेद नहीं था, क्योंकि दोनों का तरीका अलग था, परंतु लक्ष्य नहीं। उस समय में लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। उनके द्वारा डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल गांधी जी को मिला, जो प्रस्ताव उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया, जिनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह से अस्वीकार किया। उन्होंने समझाया कि यह एक ऑटोनोमस कम्युनिटी है, जिस पर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल होगा, यानी कि बड़े बड़े पावर, मिलिट्री, फॉरेन ट्रेड, इन सब पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। नेताजी के समझाने पर गांधी जी और नेहरू जी ने उनका समर्थन किया और लाहौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया। 1939 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया गया, जिसमें गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हराने के लिए अपना आदमी साउथ से बुलवाया, यानी कि उनका नाम था सीतारमैया। परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी उस टाइम पे इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने उस प्रेसिडेंसी इलेक्शन में जीत हासिल किया। पर गांधी जी के कहने पर नेताजी ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। 12 बार वो जेल गए, साथ ही में उनके पीछे जासूस लगा दिए गए, जिनसे बचते बचते वो देश के बाहर निकल पड़े। वे समझ चुके थे कि देश में रह करके वो कुछ बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से वो देश के बाहर निकले और ग्लोबल अलायंस बनाने के लिए वो आगे बढ़ गए। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था, जिसमें 2 ग्रुप थे। पहला अलायंस, एक्सिस अलायंस ग्रुप, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान था। दूसरा अलाइड पावर, जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, USA, सोवियत यूनियन थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अलाइड पावर जीती थी और सेकंड में भी अलाइड पावर ही एक साथ थी।
भारत ब्रिटेन के खिलाफ था जो कि अलाइड पावर में आती थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि एक्सिस अलायंस में जो कि अपोजिशन पार्टी थी उधर जाकर के वो कुछ समझौता करते हैं। इसी वजह से वो जर्मनी पहुंच गए, हिटलर से मिले और हिटलर उनकी बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुए जिसके वजह से उन्होंने कुछ युद्ध में जीते गए 4,000 हिंदुस्तानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने सौंप दिए। पनडुब्बी के रास्ते जब वे सुमात्रा वापस आए, जो उस समय इंडोनेशिया कहा जाता था और जो जापान के अंडर था, हिटलर ने बताया था कि उनका एक टुकड़ी जापान में भी है जो जापान जर्मनी के ऑर्डर को फॉलो करता है, इसी वजह से वो टोक्यो जाके जापान के पीएम से मिले। जापान के पीएम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंटेलिजेंस से इतने प्रभावित हुए और उनके बुद्धिमानी से उन्होंने सिंगापुर पर जीत हासिल किया। और इसी वजह से जितने भी भारतीय सैनिक जापान के पीएम को मिले थे युद्ध जीतने के बाद, उन्होंने नेताजी को सौंप दिया और तब शुरुआत हुई आज़ाद हिंद फौज की। तब तक जापान ने बर्मा पे भी जीत हासिल कर लिया था और उसी रास्ते से उन्होंने सोचा कि वो हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। 1944 में जब आज़ाद हिंद फौज बर्मा के रास्ते मणिपुर में पहुँचे और वहाँ पे आके उन्होंने अपना झंडा फहराया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर के समय चल रहा था, उस टाइम पे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान में था उधर एटॉमिक बॉम्ब छोड़ दिया, जिसके वजह से जापानीज़ आर्मी ने पूरी तरह से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तब नेताजी ने अल्टरनेटिव प्लान सोचा और वो वियतनाम जो जापान के पास था वहाँ से वो फ़्लाइट लेके मॉस्को जाना चाहते थे और तब तक वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो चुका था और वो नए अलायंस बनाने के लिए सोच रहे थे। वह फ़्लाइट में उसी समय जाते टाइम तभी पता चला कि ताइवान के एयरपोर्ट के पास उनका प्लेन क्रैश हो गया और उसमें उनके देहांत की खबर हमें मिली। उसके बाद उनका देहांत हुआ या नहीं हुआ ये अलग टॉपिक था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने सभी भारतीय सिपाहियों को देशद्रोह के नाम पे गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर अत्याचार शुरू होने लगे, जिससे भारत में गुस्सा इतना भड़का कि रॉयल नेवी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की नेवी थी जिसमें कुछ भारतीय थे, रॉयल एयरफोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट की एयरफोर्स थी, ब्रिटिश की इंडियन आर्मी, इन सब में बगावत शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा, भारत में ब्रिटेन की आर्मी 40,000 थी जबकि भारतीय सैनिक यानी कि इंडियन सोल्जर 25 लाख थे। उस सिचुएशन को देखकर अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ने का फ़ैसला किया और उसी टाइम भारत आज़ाद हुआ। उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे क्लेमेंट एटले। जब 1956 में क्लेमेंट एटले जब वापस आए तब उन्होंने बताया, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें भारत छोड़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न था उन्हें वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। यानी कि वो सुभाष चंद्र बोस के बाहर के अलायंस से उन पर इतना दबाव पड़ा कि वो भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए। और आप ध्यान दीजिएगा, ये वही क्लेमेंट एटली हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारत के इंडिपेंडेंस एक्ट पर सिग्नेचर किया है और इन्हीं के सिग्नेचर के बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपको थोड़े टाइम में आपको पूरी कहानी समझाने का कोशिश किया है। होप आपको ये कहानी जो कि सच्चाई थी भारत की आज़ादी की, हिंदुस्तान की आज़ादी की, वो आपको पसंद आया हो। So one thing I would like to read what Subhash Chandra Bose was speaking over the Azad Hind radio that the hours of India's salvation is at hand. India will now rise and break the chains of servitude that have bound her so long.
this was the all about the Victoria Memorial, where we have seen lots of Azad Hind memories of Netaji Subhash Chandra Bose. Hope you also have liked this place, and if you visit Calcutta, do visit this place. फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर। आप देख सकते हैं कैंटीन वॉशरूम का रास्ता है यहाँ से।